नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट की एक कोर्ट जजमेंट आई है जो कि 23 अप्रैल 2025 की है। यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने 482 CRPC में जो उन्होंने क्वेश्चन की पिटीशन लगाई थी उसको डिसअलाउ कर दिया था, मींस डिसमिस कर दिया था। और फाइनली जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में आया था। और फैक्ट्स केस के क्या थे कि जो अपीलेंट हैं वो एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं और एक व्यक्ति ने लोन लिया था और मॉर्गेज कराई थी अपनी प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी को जो लोन है वो ना अदा करने की वजह से जो बैंक ने सरफरेसी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर लिया था और फिर जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट है उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया था और सेल सर्टिफिकेट भी इशू हो गया था। और जब वो सेल सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो वहाँ उन्होंने पाया कि ये प्रॉपर्टी और किसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पर एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए उन्होंने आगे एक कंज्यूमर कंप्लेंट डाली और साथ में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चीटिंग का केस भी डाला गया। और जो अक्यूज्ड बनाया गया था, यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको अक्यूज नंबर 2 बनाया गया था, और लेकिन अब वो हाई कोर्ट में गए तो कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेंशन लगाई कि जब ऑक्शन हुई थी तब वो उस समय असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत थे और मैनेजर जो थे वो उस समय वो नहीं थे, इसलिए वो ऑथराइज्ड जो है पर्सन नहीं है जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इस केस के साथ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को ठीक पाया और जो प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश कर दिया। आइए हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और किस ग्राउंड्स पे जो है रिलीफ थी वो ग्रांट की गई। जो प्रेजेंट अपील यहाँ बताई गई है कि अक्यूज्ड अपीलेंट है उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपीलेंट की पिटीशन थी 482 CRPC के साथ। और उन्होंने जो प्रेयर मांगी थी कि चार्जशीट और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स जो उनके अगेंस्ट में चलाई जा रही हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और उसको क्वैश कर दिया जाए। और फैक्ट्स क्या थे कि प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जो फर्स्ट अक्यूज्ड हैं वो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, एक बैंक बताया गया है और लोकेशन भी बताई गई है। और सेकंड अक्यूज्ड जो हैं वो मैनेजर की पोस्ट में काम करते हैं हेड ऑफिस पे और तिरुवनंतपुरम में, और एलिज्ड ऑफेंस जो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 2004 का वाकया था कि एक व्यक्ति ने लोन लिया था उस बैंक से और मॉर्गेज कराई थी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सर्वे नंबर 100 जो 100 गांव में स्थित है, और सुपर स्ट्रक्चर भी बिल्ड हुआ था। तो फिर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया था रीपेमेंट ऑफ लोन से, तो बैंक ने इनिशिएटेड की थी प्रोसीडिंग्स को सरफरेसी एक्ट के तहत और ऑक्शन नोटिस भी इशू किया था 22 मई 2012 को हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस द्वारा एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें करवाया था। ऑक्शन नोटिस होने इशू करने के बाद रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है जो कि डिफैक्टो कंप्लेनेंट है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पब्लिक ऑप्शन पे और प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया था 7,25,000 पे, और सारी इंटायर सेल कंसिडरेशन थी, मींस पूरी पेमेंट की गई थी और सेल सर्टिफिकेट भी इशू हैंड ओवर कर दिया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 को जुलाई 2012 में। और ये एलिगेशन ये थी कि जब कंप्लेनेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचे कि इस सेल सर्टिफिकेट को रजिस्टर करा दी जाए, रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पता चला कि जो प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी एक्वायर्ड कर ली गई है। जो स्टेट हाउसिंग बोर्ड है उनकी जो जिस स्टेट में थी उस स्टेट के हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर्ड कर ली है। 2013 में रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक कंज्यूमर कंप्लेंट थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रीड्रेसल फोरम में फाइल की, कंज्यूमर OP नंबर 100 मींस ऑपोजिट पार्टी बनाया था चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर
बैंक के। लेकिन जो कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत, जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और लेकिन कोर्ट ने मैटर जो है वो सिटी क्राइम ब्रांच में भेज दिया, जो जहाँ लोकेशन जो जगह बताई गई है, और 156(3) के तहत एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई थी 15/7/2014 को। सेक्शन थे 197, 417, 418, 467, 468 जो कि फॉर्जरी से रिलेटेड है, चीटिंग से रिलेटेड है, और फॉल्स एविडेंस, फॉल्स जो स्टेटमेंट दी जाती है उससे रिलेटेड है। और जो ब्रांच मैनेजर हैं उनको फर्स्ट अक्यूज्ड बनाया गया और अपीलेंट को सेकंड अक्यूज्ड बनाया गया। एफआईआर में ये बताया गया था कि जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं उन्होंने जो एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी थी, जो अक्वायर कर ली गई थी प्रॉपर्टी को, एक्विजिशन किया गया था स्टेट के जो हाउसिंग बोर्ड ने, उस फैक्ट को छुपाया था, सप्रेस किया था, और प्रॉपर्टी जो है डी फैक्टो कंप्लेनेंट को बेचती थी पब्लिक ऑक्शन में, और उनको साथ चीटिंग किया था। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट थी वो अक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट में फाइल की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नंबर 1 उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था, और जो फाइनल रिपोर्ट जो फाइल की गई थी, अब चार्जशीट से एग्रीगेट होकर अपीलेंट ने एक 482 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की थी कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की गई हैं उनको क्वैश कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, जो फाइनल ऑर्डर आया था उसमें रिफ्यूज़ कर दिया था जो रिलीफ मांगी थी, और कहा कि जो प्राइम फेशिया जो केस है वो बनता है अपीलेंट के अगेंस्ट में, और ये फिट केस नहीं है, इसको फाइनल रिपोर्ट को क्वैश कर दिया जाए। और ये भी ऑब्जर्व किया था हाई कोर्ट ने कि अपीलेंट जो है वो अपनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ और फैक्ट को सप्रेस करने के बाद कि इस प्रॉपर्टी में जो इनकम्बरेंस थी उस फैक्ट को सप्रेस किया था, और स्टेट हाउसिंग बोर्ड है जो कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी थी, और फॉल्स प्रॉमिस किया गया कि प्रॉपर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है। तो मीन्स कोई इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मीन्स सारी इनकम्बरेंसेस से फ्री है, और डी फैक्टो कंप्लेनेंट ने वो मीन्स उन्होंने डी फैक्टो कंप्लेनेंट ने उस पर पार्टिसिपेट किया था ऑप्शन सेल को, और उनको इंड्यूस किया था कि परचेज कर लें प्रॉपर्टी को। तो इससे जो है वो चीटिंग का जो प्राइम फेशिया ऑफेंस है वो बनता था अपीलेंट के केस में। और ऑब्जर्वेशन जो थी वो फॉल्स सर्टिफिकेट भी इशू हुआ, और फॉर्जरी भी हो रही है अपीलेंट के और फर्स्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। उस ऑर्डर को अपीलेंट ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ था। अब सीनियर काउंसिल जो अपेयर हुए थे अपीलेंट के, और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, उनकी सबमिशन सुनी, और कोई भी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 डी फैक्टो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से कोई अपीयरेंस नहीं हुई थी। कंटेंशन ये थी अपीलेंट की कि वो एक मैनेजर अपॉइंट हुए थे हेड ऑफिस में, जो बैंक है वो हुए थे 3 नवंबर 2014 को। जो ऑप्शन प्रोसेस था और सेल सर्टिफिकेट जो हुआ था वो 2012 में हुआ था। उस समय वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे सर्व कर रहे थे, और जो मैनेजर ही जो है वो ऑथोराइज्ड हैं, वो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करा सकते हैं सरफरेसी एक्ट में। सेक्शन 2A जो सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स जो है वो क्या बताता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर के कौन होते हैं। उस ऑथोराइज्ड ऑफिसर के बारे में बताया कि वो ऑफिसर जिनकी जो चीफ मैनेजर ऑफ पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक से नीचे ना हो, बल्कि इक्विवेलेंट हो, नॉट लेस देन लिखा है, और जो स्पेसिफाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के, जो फिर कोई भी अथॉरिटी पर्सन हो, जो अथॉरिटी हो जो एक्सरसाइज कर रही हो सुपरिटेंडेंस की पावर के, जो डायरेक्ट और कंट्रोल करती हो बिजनेस और अफेयर्स को, अफेयर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अफेयर्स को, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर दिस एक्ट। सबमिशन ये दी कि अपीलेंट का कोई रोल नहीं था इस ट्रांजैक्शन पे, जिसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हुई थी, और अब इनिशिएट करना एफआईआर तो वो एक प्रकार का अब्यूज होगा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, जो एक सिविल डिस्प्यूट है उसको क्रिमिनल अनजस्टिफाइड क्रिमिनल कलर दिया जा रहा है। और साथ में ये भी सबमिशन दी कि कंज्यूमर कंप्लेंट जो प्रेफर की थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, वो खारिज कर दी थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने। उसका ऑर्डर आया था 14 जुलाई 2022 को। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है,
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो पोजेशन रिसिप्ट है वो कंप्लेंट द्वारा साइन की गई थी, वो साफ बताता है कि उनको जानकारी थी एक्विजिशन जो प्रोसेस के बारे में उनको जानकारी थी जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑक्शन से पहले। तो अब यहाँ पे बताया है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स में वो अपीलेंट जो कंप्लेंट है वो फेल हो चुके हैं तो अगेंस्ट द अपीलेंट, तो अब एक FIR जो फाइल करना वो उसका मकसद ये है कि फर्दर हरास करना अपीलेंट को और प्रेशराइज करना टू जो सेल कंसिडरेशन को रिटर्न करने का प्रेशराइज जो है करने के लिए की गई है। और कंप्लेंट जो है वो अभी भी एंजॉय कर रहे हैं पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में है। और साथ में ये भी कंटेंशन दी कि अपीलेंट ने ये कंटेंशन दी सेक्शन 32 जो सरफरेसी एक्ट है वो इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और उनके ऑफिसर्स को, जो भी एक्शन जो लेते हैं गुड फेथ पे लेते हैं। और इस कोर्ट ने भी कैटेगरिकली बताया था कि एक BK विरूपाक्षा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट थी, उसमें ये बताया था कि जब प्रोसीडिंग्स सरफरेसी एक्ट के अंदर इनिशिएट की जाती हों वो कंक्लूड हो जाएं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो सेम सब्जेक्ट पे उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अपीलेंट के अगेंस्ट में इनिशिएट करना ये अगेंस्ट में होगा उन प्रिंसिपल्स के जो डिस्कस किए गए थे ऊपर। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये भी सबमिशन दी कि कंप्लेंट जो है वो कंप्लेंट जो कम्प्लीटली अनअवेयर थे फैक्ट से और जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी अक्वायर्ड की जा चुकी थी वो स्टेट हाउसिंग बोर्ड का जो बताया है, और वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गई थी रजिस्टर कराने के प्रॉपर्टी को, तब उन्हें वहाँ बताया कि ये ऑलरेडी हाउसिंग बोर्ड द्वारा अक्वायर की जा चुकी थी 2003 में। तो उन्होंने अपने जितने भी रीजनेबल केयर थे वो किए थे और उसके बाद ये इम्पॉसिबल था कंप्लेंट को कि जो एक्विजिशन हुई है वो कंप्लेंट को क्यों नहीं बताई गई थी, ना तो उस समय बताई गई जब ऑक्शन हुई थी, ना जब पेमेंट की गई थी कंसिडरेशन तब ये बताई गई थी। फर्दर ये भी बताया रिस्पोंडेंट ने कि अपीलेंट जो है वो इस प्ली नहीं ले सकते कि ऑक्शन जो है वो उस कंडीशन पे की थी एज इज व्हाट इज एंड एज इज वेयर इज। सेक्शन 55 जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है और जो जजमेंट आई थी मिसेस लीला मा मैथ्यू वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक्स एंड अदर्स जो रिलाई की गई थी रिस्पोंडेंट ने, वो अपनी कंटेंशन को उन्होंने सपोर्ट किया। अब यहाँ पर बताया कि ये भी आर्ग्यू किया गया कि जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 32 सरफरेसी एक्ट का वो अप्लाई नहीं करता अपीलेंट्स के एक्शंस पे क्योंकि वो गुड फेथ में नहीं किए गए थे। और कंसीलमेंट करना, प्रॉपर्टी के एक्विजिशन स्टेटस को कंसीलमेंट करना, मिसरिप्रेजेंट करना ऑक्शन परचेजर को, वो इंडिकेट करता है कि ये जानबूझ के गलत किया गया है। और ये भी सबमिशन दी कि हाई कोर्ट ने राइटली रिफ्यूज कर दी थी चार्जशीट को क्वैश करने से लिए मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो एलिगेशन थी FIR और एविडेंस जो है कलेक्ट किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन पे वो एस्टेब्लिश्ड जो ट्रायल में ही साबित किए जा सकेंगे। और स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन जो है वो शील्ड के तौर पे जो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट है वो शील्ड के तौर पे नहीं कर सकते जो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट उन्होंने किया है। तो ड्राइवर सबमिशन दोनों सबमिशन सुनने के बाद अब कोर्ट ने ये नतीजे पर पहुंची कि अपीलेंट का आर्ग्यूमेंट था कि वो एक अथॉराइज्ड ऑफिसर नहीं थे जब उस रेलेवेंट टाइम पे, तो वो कोर्ट ने कहा इस पॉइंट की हमारी अटेंशन जा रही है और इसके लिए हम डिस्कशन करते हैं कि डिलिब्रेशंस करते हैं कि ये एविडेंस है कि जो सेल सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था वो अपीलेंट के प्रीडेसेसर ने किया था और अपीलेंट उस समय अथॉराइज्ड ऑफिसर नहीं थे कि वो सर्टिफिकेट को इशू कर सकते। इस फैक्ट को देखते हुए जो इनिशिएशन जो ऑक्शन प्रोसेस हुआ था सेल सर्टिफिकेट का, इशुएंस ऑफ सेल सर्टिफिकेट का, उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी अपीलेंट की, जो कि उस समय अथॉराइज्ड ऑफिसर नहीं थे उस पीरियड पे। और मैनेजर की जो पोस्ट ऑफिस तभी उन्होंने नवंबर 2014 में ही लिया था। तो ये क्लियर हो जाता है कि अपीलेंट का कोई रोल नहीं है ट्रांजैक्शन पे जिसकी वजह से FIR हुई है और वो सिग्नेटरी भी नहीं है सेल सर्टिफिकेट के। तो अपीलेंट जो है ना तो अथॉराइज्ड ऑफिसर थे उस रेलेवेंट टाइम पे, ना वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्शन प्रोसेस के, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का सेल सर्टिफिकेट इशू किया था। तो एलिगेशन जो उनके अगेंस्ट में की गई है वो बेसलेस है और उसकी वजह से क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती है। और इस प्रकार की जो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना अपीलेंट के अगेंस्ट में वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा और वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी होगा और हरास करने के मकसद से होगा जो कि इम्प्लीकेट किए गए बिना किसी कारण के। तो जो डिस्कशंस को देखते हुए अपील को अलाउ कर दिया, ऑर्डर था वो उसे सेटिस्फाइड कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी अपीलेंट की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो नंबर की फाइल में थी उसे क्वैश कर दिया। ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी उससे सबको भी डिस्पोज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी
23 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।